हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में जीओसी और आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग तक कर चुके हैं, 4 वीडियोस आ चुके हैं। जो लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं या अभी जो नए लोग हैं वो देखने के लिए वो इन्हें देख सकते हैं। आज से ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के बाद जो सीक्वेंस हम लोगों ने अपने अनाउंसमेंट वीडियो में शेयर किया था उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड होती है। थोड़ी लेट हो पाती है क्योंकि मैं सॉल्व करने के बाद ही उसे अपलोड करता हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद ही करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना तो बेयर कर ही जा सकता है। तो इसे करते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आइडेंटिफाई स्पीशीज दैट आर नॉट केपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा? तो BCl3 में अगर देखोगे तो BCl3 में तो यार बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। ठीक, AlCl3 देखेंगे तो Al के साथ 3Cl आ गए, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या हो गया? sp2 हो गया। sp2 हो गया, यानी कि इसके पास भी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। NH, अब NH4 प्लस को देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन के पास क्या बन गए? 4 बॉन्ड बन गए, तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया और इसके सारे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते ही हुए भी कंप्लीट ऑक्टेट है और डू नॉट हैव मल्टीपल लिंकेज विद मल्टीपल बॉन्ड्स और वेकेंट p और d ऑर्बिटल्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। सब लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ही प्लस चार्ज देखा वैसे ही आंसर को मार्क कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता और CO2 तो इलेक्ट्रोफाइल है ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका यहाँ पे डेल्टा प्लस है और इसकी वजह से क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो पहले का आंसर आ गया सी। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अ न्यूक्लियोफाइल बट नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो NH4 प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। नाइदर अ न्यूक्लियोफाइल नॉर एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक। अब NH3 प्लस तो पूरा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है। ठीक है। H3O प्लस भी क्या है? नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। और इसके पास डेल्टा प्लस है, तो इस पर निगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब अगर कोई कहे कि सर कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एसीटोन मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, यानी खुद कैसे करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे? आंसर हम बी मार्क करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? अगर हम इसे देखें तो इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम देखते हैं प्लस आई और प्लस एम से। अगर हम लिख दें यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्लस आई के। प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम के और प्रोपोर्शनल होती है प्लस एच के। ठीक है। तो इसमें कितने अल्फा एच हैं? इसमें 6 अल्फा एच है और ये 2 डिग्री कैटायन है। ठीक। सेकंड ऑप्शन में ये बेंजाइलिक और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये बेंजाइल कैटायन है और इसमें रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड में और सेकंड में अगर कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला एलाइल, मतलब ये कैसा बेंजाइल है और ये कैसा है? ये एलाइल कैटायन है। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और टर्शरी ब्यूटाइल जो है, टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आ गए? 9 आ गए। 9 अल्फा एच आ गए और ये 3 डिग्री भी है, तो ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। किससे? बेंजाइल से भी ज़्यादा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दें इसमें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दें बच्चा लोग, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दें, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखें तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल इन केसेस में, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा बेंजाइल। ठीक है।
बेंजाइल के बाद जो 2 डिग्री या आइसोप्रोपाइल कटायन है वो स्लाइटली मोर स्टेबल होता है किससे, एलाइल से, स्लाइटली मोर स्टेबल होता है। और कई लोग ये कहेंगे सर ये आंसर गलत है, लेकिन भाई ये डेटाबेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूँ और पूरी तरह से सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे टीचर ने कुछ भी लिखवाया हो या तुमने कहीं पढ़ा हो कुछ, उसे काट देना, ये एकदम सही है, ठीक है। ये लगभग 1 किलो जूल ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 1 किलो जूल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, तुम रेजोनेंस देख के आंसर लगाओगे तो लगा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। और कितने लोगों ने कोई गलत पता था, यही बताना भाई, है ना। गूगल गूगल पे सब पे ऊपर नीचे दिया हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक। क्या कह रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड इन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मतलब क्या है कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस ना हो पाए। तो अगर हम पहले में देखें, पहले में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, यानी इसमें तो हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे लोन पेयर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे मिथाइल आ गया, एक यहाँ पे मिथाइल आ गया, तो इसमें भी रेजोनेंस आसानी से हो पाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में क्या होगा, जब हम ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा देंगे, जब हम ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो CH3 यहाँ लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन था और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये CH3 और ये CH3 आपस में क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस केवल ऑर्थो पोजीशन पे ही काम करेगा, मेटा और पैरा पे काम नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये इस रिपल्शन को कम करने के लिए नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को घुमा लेगा और ये लोन पेयर का रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसे क्या कहते हैं, SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और ये इसी से एक्सप्लेन होती है अपनी, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख लें किसकी हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, जैसे तुम्हारे तार जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं मेरे को नहीं पता, बेंजोइक एसिड में अगर हम लिखें तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड के केस में इसे क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। तो किस में ऑब्जर्व हो रहा है, 3 में हो रहा है, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रेडिकल। मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा है, स्टेबल रेडिकल जब हम देखेंगे तो रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है, रेडिकल की स्टेबिलिटी है जो वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I +M और +H के। तो इन दोनों में तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और इसमें +H लग रहा हुआ, तो +H से भी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ से +I और +H दोनों काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के सबसे ज़्यादा क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इससे उठ पटांग कोई भी सवाल आए तो तुम्हें सब बना पाओ, है ना। केवल एक सवाल से हम कई बातें सीख सकते हैं। इसका +H काम करेगा ऑर्थो पे। अब ऑर्थो पे +H काम करने के लिए क्या करो, अगर तुम चाहो तो इसे CH2H ऐसे लिख लो। अब जरा हाइलाइटर वाले पेन को देखना ध्यान से कि ये H उठ के यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, हो सकता है ऐसा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, CH2 रेडिकल लिखेंगे, फिर 3 डिग्री रेडिकल यानी टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, और उसके बाद फिर आइसोप्रोपाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, ठीक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो स्टेबिलिटी तो हमने आंसर तो मार्क कर ही दिया, अभी आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है। भाई देखो, थ्योरी में साथ साथ करते हुए चलना हूँ, तुम्हें अगर ना याद आ रही हो तो फिर से रेफर कर लेना जीओसी थ्योरी, और फटाफट ये कमेंट करके बताना क्या एल्डिहाइड कीटोन का भी तुम्हें वो चाहिए, क्या वन शॉट चाहिए, क्या लाइव करूँ या फिर रिकॉर्डेड दे दूँ, जैसा तुम लोग बताओगे वैसा कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I के। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी +I के कह रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है -I के प्रोपोर्शनल, -M के प्रोपोर्शनल, ठीक। तो COH और COH लिखोगे तो इसमें ये -I लगा रहा होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा हो जाएगी, HCOH से, क्योंकि H तो न्यूट्रल है। ये -I लगा रहा होगा, -I से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आंसर हम क्या लिख देंगे, D लिख देंगे, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में देखें तो एसिटिक एसिड में प्लस आई लग रहा है, फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड के बाद जब माइनस आई दूर करेंगे तो मेलोनिक एसिड, और फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, मैं ऑर्डर इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें से जंबल करके कभी भी कोई सवाल आए तो तुम आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाओ और पूरा सही कर पाओ। ठीक है ना? चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह रहा है तो कार्बोनाइन पे तो नेगेटिव चार्ज है, बेंजाइन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बेंजाइन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज है और फ्री रेडिकल पे भी न्यूट्रल होता है। ये भी कैसे होता है? ये भी कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, बी और सी। बेंजाइन और दोनों मार्क कर सकते हैं। मतलब इसका जो ऑप्शन पेपर में बन के आता है वो कैसा आ जाएगा? ए बी सी सी ए डी ऐसे करके बन के आ जाएगा। तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है, अब देखो ये सवाल बड़े हो जाते हैं ऐसे वाले। क्या कह रहा है? एनिलीन शोज स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस देन फिनॉल। एनिलीन शोज स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस, और हमें बताना क्या है? हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो एनिलीन और फिनॉल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस कर रहा है? तो उसके लिए हमें रेजोनेंस एनर्जी की जरूरत होगी, वो तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं कभी, भाई उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ये पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बेटर डोनर है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अच्छा डोनेट डोनर है, तो यानी कि ये रेजोनेंस अच्छा करेगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 2,6 डाइमिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। देख लेते हैं। 2,4 डाइमिथाइल 2,6 करा डाइमिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल is more acidic than 3,5 dimethyl NO2। अब तुम अगर इसे लेमन की तरह करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी पीएच ज्यादा आनी चाहिए। देखो भाई ध्यान सुनना, तुम्हें लगेगा कि लेफ्ट वाले की पीएच क्या आनी, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम आनी चाहिए, राइट वाले की ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो प्लस आई लग रहा है, यहाँ से प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, और यहाँ पे केवल प्लस आई लग रहा है। और NO2 क्या लगा रहा है? यहाँ से माइनस एम और माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पे जब CH3 दोनों पास होंगे तो इनका इससे रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा? SIR होगा। और जो NO2 है वो क्या करेगा? अपना प्लेन छोड़ के भाग जाएगा। देखो क्या करेगा। मान लो कि यहाँ पे OH लगा हुआ था और यहाँ पे CH3 को बड़ा देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं? CH3 को दूर दूर लिख लेते हैं और NO2 को भी फैला के लिख लो। तो मैं दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे? इनसे रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के चक्कर में होगा क्या कि ये बॉन्ड घूम जाएगा। ये बॉन्ड घूमा जैसे ही, तो नाइट्रोजन जो लगाएगा NO2 लगाएगा वो केवल माइनस आई लगा पाएगा, एंड माइनस एम इफेक्ट इज अबंडेंट। ठीक ठीक, बंद, खत्म हो गया। तो क्या हो गया? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, जबकि इसमें प्लस एच भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे NO2 केवल क्या लगा पा रहा है? SIR की वजह से माइनस आई लगा पा रहा है। माइनस एम इज नॉट ऑपरेटिंग, वो अबंडन हो गया, वो नहीं लग पा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दो सही हो गए, हमें इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है कि रेडिकल इज अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हम कभी भी पाई बॉन्ड को रेडिकली नहीं तोड़ सकते अपने मन से। रेजोनेंस कराएंगे तो हम कैसे कराएंगे? रेजोनेंस हम इस तरह से करा सकते हैं, लेकिन हम लोग रेडिकली नहीं तोड़ सकते। लेकिन हम लोग रेडिकली नहीं तोड़ सकते। रेडिकली नहीं तोड़ सकते मतलब कि हम इसे ये तो बना सकते हैं कि सर ऐसा बन गया भाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसे ये नहीं बना सकते कि इसे रेडिकली ऐसे तोड़ दें और कहें कि नहीं यार, इसे यार हम लोग ऐसा बना देते हैं, यहाँ रेडिकल बना देते हैं, यहाँ रेडिकल बना देते हैं। ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना? ये नॉट पॉसिबल है। तो ये नॉट पॉसिबल है, तो ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो आंसर हम ना जो मार्क करते हैं वो आंसर क्या मार्क करते हैं? सी। और बेंजाइल रेडिकल मोर स्टेबल है टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल से, ये हम लोगों ने अभी लिखा था, तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करोगे, और देखो जीओसी के आंसर को तुक्के मार के सही करने की टेंडेंसी को कर दो बंद, अदरवाइज होगा कष्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल in which of the following molecule the group attached to benzene does not show any type of resonance। अब ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस कर रहा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर रहा, क्लोरीन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर रहा। NH3+ के पास रेजोनेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। NH3+ के पास रेजोनेंस करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
अब हमने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे प्रोपोर्शनल है? एसिडिक स्ट्रेंथ है -I के प्रोपोर्शनल है और -M के प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब जरा देखो इसमें सब में Cl लगा हुआ है, तो Cl यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो। तो Cl जैसे जैसे दूर होता जाएगा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि -I कम होता जाएगा। तो लिख देते हैं एज Cl डिस्टेंस increases from COH ग्रुप से Cl की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे therefore -I also decreasing, और -I डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जितना -I ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब -I इफेक्ट हमें देखना है, तो जरा ध्यान से देखना। -I इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली डिपेंड कर रहा है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर रहा है। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर OH की, और फिर NH2 की। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर OH की, और फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो F1 के हिसाब से चल रहा है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो FCl BRI में किसका होता है? F का सबसे ज्यादा, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। तो I का सबसे कम है, Cl का, तो नॉट करेक्ट में तो ये आंसर हो गया। और जिसपे प्लस चार्ज है उसका -I इफेक्ट ज्यादा है। ठीक, NO और F में F का ज्यादा है, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसका ज्यादा आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि इनमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो हमें नॉट करेक्ट ये वाला हो गया। बाकी तो करेक्ट है सारे। ये वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, बाकी तो सारे करेक्ट है। समझ आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो प्लस से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो जिसमें प्लस सबसे कम होगा तो इसमें एक H है, इसमें दो H है, इसमें एक H, और इसमें कोई H नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो +I इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। +I इफेक्ट से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाईएस्ट वैल्यू अब कह रहा है कि pKa बतानी है। pKa की वैल्यू, अगर pKa की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो Ka की वैल्यू कम चाहिए, यानी कि लोएस्ट, इसमें वीकेस्ट एसिड चाहिए हमें। कैसा चाहिए? वीकेस्ट एसिड चाहिए। अब वीकेस्ट एसिड कौन होगा? ये लगा रहा -I, ये लगा रहा +I और +H, ये लगा रहा क्या? -M और -I, और ये लगा रहा +M। तो +M से क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो वीकेस्ट एसिड कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। +M से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो क्या आ जाएगा? वीकेस्ट आ जाएगा। OCH3 वाला NO2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आयरन नाइट्रोफिनॉल में, लेकिन फिर भी OCH3 +M से कम हो जाएगा एसिडिक। अगला क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगलेट मोस्ट स्टेबल कार्बन। अब सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में अंतर क्या होता है? सिंगलेट कार्बन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो CF2 ऐसा हो गया, CCl2 ऐसा हो गया, और Br2 और I2 भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब इसमें कंपेयर करना है, तो सबसे कह रहा मोस्ट स्टेबल कह रहा है। अगर हमें मोस्ट स्टेबल करना है तो हमें पास क्या होनी चाहिए? बैक बॉन्डिंग बढ़िया होनी चाहिए। तो इसमें बेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी। बेस्ट बैक बॉन्डिंग इसमें होगी, तो क्योंकि इसमें ओवरलैप कैसा है? 2p ओवरलैप है। इसमें कैसा होगा? इसमें भी होगी, तो इसमें 3p होगा। तो 3p और 2p में 2p जो है वो बेहतर ओवरलैपिंग है। किससे? विद रिस्पेक्ट टू 3p ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है आसानी से? अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन वाटर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। जब हम क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। फॉर बेसिक स्ट्रेंथ
we check for the availability of lone pairs। ठीक, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखो जरा, यहाँ पे तो लोन पेयर बिजी है एरोमेटाइजेशन में, ये लोन पेयर sp2 है, यहाँ वाला sp3 है और ये भी sp3 है। sp3 में भी लोन पेयर अवेलेबल किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें बड़ी रिंग होगी उसमें लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा, क्योंकि प्लस आई मोर होगा इसमें। ठीक है, सारे लॉजिक सही सही लगाओगे तो भी सही आंसर आएगा, अदरवाइज ऊपर नीचे आंसर आता रहेगा तिरछा मिर्चा, और तुम परेशान होते रहोगे खामो खाम में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल मतलब क्या है, रेजोनेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस। रेजोनेंस को देख रहे हैं, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो 2 ब्यूटीन में या फिर ऐसी होगी या ऐसी होगी, दोनों में नहीं हो रहा। 1,3 ब्यूटाडाइन में तो रेजोनेंस हो रहा है, 1,3 हेक्साट्राइन में तो रेजोनेंस हो रहा है बिल्कुल, 1,3,5 हेक्साट्राइन में भी रेजोनेंस हो रहा है, और बेंजीन में तो रेजोनेंस हो ही रहा है। तो किस में नहीं हो रहा रेजोनेंस, ब्यूटीन में नहीं हो रहा। ठीक, अगला क्या करा, अगला करा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है, और ये इथाइल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर इथाइल, और फिर विनाइलिक सबसे कम होगा। तो आंसर 4,3,1,2 आ जाएगा, और 4,3,1,2 हमारी समझ से पहले ही ऑप्शन दे रखा है, तो 4,3,1,2 पे ही टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द कैटाइन फॉलोइंग कैटाइन इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक वो है जिससे H प्लस निकलने के बाद निगेटिव जो लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड विल बी दैट, लिख देते हैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड will be that in which after the removal of H plus, the lone pair stabilizes the most। तो इसमें क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई लग रहा है, इसमें प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, और इसमें माइनस प्लस एम और माइनस आई लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, NO2 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। अगला क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देखो, ये जो आयन है ये ट्रोपोलियम आयन है, ये जो आयन है ये कैसा, ये ट्रोपोलियम आयन है, क्या है, ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन है, तो जब ये रेजोनेंस करता है, जब ये रेजोनेंस करता है तो ये क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये एरोमेटिक बन जाता है, और एरोमेटिक बन जाता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 1 सबसे ज़्यादा हो गया, फिर बेंजाइल होगा, बेंजाइल के बाद एलाइल होगा, और एलाइल के बाद सर कह रहे फिर 4 होगा, और फिर 2 होगा। तो 2 सबसे कम हो गया, और 1,3,4,2 आ गया। ये हम लोगों ने लिखा था कि आइसोप्रोपाइल और एलाइल में आइसोप्रोपाइल स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की ड्राइंग बना लो। तो ये बन गया, तो इसमें ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है, क्योंकि वैलेंसी सबकी अलग अलग है, तो इसमें 2 आ गए कायरल। अगला कह रहा है 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन कैसी बन जाएगी, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे CH3 लगा था, 1 2 3 ऐसे आएगा। नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं कर सकते कि 1 2 करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते है ना। तो तुम्हारा IUPAC का भी टेस्ट साथ साथ हो जा रहा। ये कायरल है, इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। और 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी
ठीक, तो ये भी कायरल आ गया, तो इसमें भी 1 आ गया, तो 2 1 1 आंसर आ गया, तो आंसर ए आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा फ्री रोटेशन अपॉन ए सिग्मा बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय। फ्री रोटेशन अगर हमें सिग्मा बॉन्ड पर रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम क्या करें, या तो कंपाउंड को साइकिल बना दें, या फिर पाई बॉन्ड बना दें, या फिर स्ट्रिक्ट रिपल्शन लें, जिससे कि बाइफिनाइल्स में होता है वहां पे बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर पहले एल्कीन में मतलब सिग्मा बॉन्ड था, अब हमने उसे क्या किया, पाई बॉन्ड कर दिया, तो पाई बॉन्ड का राउंड रोटेशन अलाउड नहीं है। साइकिल बना दे तो साइकिल में हम ए बी और ए बी लिख दें, इसके अराउंड भी रोटेशन यहाँ से अलाउड नहीं, और बाइफिनाइल्स में भी अलाउड नहीं है जिसमें बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं। तो ए बी सी तीनों सही है, तो तीनों आंसर तो नहीं लगाएंगे, हम आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। हम आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। अगला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दीज। अब ये आइसोमर्स है ही नहीं, सवाल में ही फंडामेंटल गड़बड़ है कि आइसोमर नहीं है, ये क्या है, ये एक कैसी है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये क्या है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, और ये गॉश है, तो ये क्या है आपस में, कन्फर्मर्स है। ठीक है, ये क्या है, कन्फर्मर्स है। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। देखो जरा, अगर हमारे पास ये है, दो सीएल हैं, तो दो सीएल में क्या कर सकते हैं, एक ऊपर लगा सकते हैं और एक को नीचे लगा सकते हैं, और या फिर दोनों को ही ऊपर लगाया जा सकता है, या दोनों को नीचे ही लगाया जा सकता है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ये ऑक्साइम है, ये क्या है, ऑक्साइम, और ऑक्साइम को हम लोगों ने बताया था कि क्या, कि ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये तो आइसोमरिज्म करेंगे ही करेंगे, तो दोनों हो गए। अब ये कैसी है, ये बनी है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर है, ये ट्रांसफॉर्म है। इसका अगर मैं सिस बना दूं तो सिस इसका ऐसा बन सकता है, देखो ये क्या बन गया, सिस फॉर्म बन गई। तो तीनों ही कर सकती हैं, तो आंसर क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तीनों ही कर सकती हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग डी लिखेंगे। अगला कह रहा है टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म कौन कौन नहीं दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, टॉटोमेरिज्म के लिए हमें अल्फा एच का होना जरूरी है। टॉटोमेरिज्म के लिए, फॉर टॉटोमेरिज्म अल्फा एच और एसिडिक एच इज नेसेसरी। अब एसिडिक एच हमेशा मत देखो, तुम अल्फा एच को ही ध्यान रखो, तुम एसिडिक एच हटाई दो। ठीक, अल्फा एच का होना जरूरी है, तुम एसिडिक एच रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा एच इज नेसेसरी, इसमें अल्फा एच नहीं है, तो ये तो टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसका जब टॉटोमर बनाओगे तो बना के देख लो भाई, टॉटोमर क्या बनेगा। ये ऑक्साइम है, तो इससे नाइट्रोसो बनेगा, बन गया। इसका टॉटोमर क्या बनेगा, इसका टॉटोमर बन जाएगा इनॉल, और इसका टॉटोमर क्या बनेगा, तीनों जगह पे OH OH आ जाएगा। ठीक है, तो किसका नहीं बनना चाहिए, ए का नहीं बनना चाहिए, तो ए आंसर को मार्क कर दिया और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन। अब एसेटोक्साइम लिखा हुआ है, सबका स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता है तो भाई सवाल मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर पता होने के बाद, अब इसमें दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल है। आइसोब्यूटीन क्या होती है, आइसोब्यूटीन में भी दो ग्रुप सेम है, तो इसमें भी नहीं पॉसिबल है। एसेटोफिनॉन ऑक्साइम, एसेटोफिनॉन ऑक्साइम कैसा होगा, NOH और एक तरफ हो जाएगा PH, तो इसका जब तुम बनाओगे दूसरा आइसोमर, तो PHCCH3 डबल बॉन्ड NOH बनवा देना, तो इसके दो आइसोमर हो गए, तो यानी कि ये आइसोमर तुम शो करेगा। बेंजोफिनॉन होगा तो दोनों तरफ पीएच होंगे, बेंजोफिनॉन होगा तो दोनों तरफ पीएच होंगे, तो ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में रिजल्ट बिकॉज द मॉलिक्यूल हैज।
मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड, ये सारी किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, दो डिसिमिलर एटम्स अटैच होने चाहिए डबल बॉन्ड के अराउंड, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। अगला, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने के लिए हम जानते हैं ये क्यूमलिन्स है। अच्छा पहले इन्हें देख लो, इनएक्टिव के लिए इसमें नो पीओएस, नो सीओएस, कोई पीओएस या सीओएस नहीं है, तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम गोज विद दिस, इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास अम्ब्रेला इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हमें ऊपर क्यूमलिन्स दी हुई है, क्यूमलिन्स के केस में क्या कहते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लेन में, मतलब क्यूमुलेशन में हो, इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स are in accumulation, then the compound will be non-planar, and if the different groups are attached, it will be optically active, it will be optically active, और उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, ऐसा परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक। और दूसरा लिख देते हैं कि इफ ऑड नंबर ऑफ double bonds, if odd number of double bonds are in accumulation, then the compound will be कैसा होगा, compound will be planar, compound will be planar and optically inactive, as it will be having POS, और POS भी कौन सा होगा, चॉपिंग प्लेन, चॉपिंग प्लेन तो कम से कम होगा एटलीस्ट, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारे पास 1 2 3 ऑड नंबर में आ गई, तो ऑड नंबर में कैसा हो गया, प्लेनर हो गया, और इसमें चॉपिंग प्लेन होगा जो इसे क्या कर देगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देगा। क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस containing 0.5 gram of per ml of in a 10 centimeter cube if the concentration of the length is doubled। तो अल्फा टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लैम्डा हम लोग लेते हैं डी लाइट के लिए, वो होता है थीटा इंटू एल इंटू सी, ठीक। और अल्फा जो होता है वो होता है क्या, कांस्टेंट, ठीक। तो हम थीटा को लिख सकते हैं, थीटा हो गया अल्फा इंटू एल इंटू सी। अब हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन को इसे हम लिख लेते हैं, अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, थीटा वन को लिख लेते हैं, अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, ये एल वन इंटू सी वन हो जाएगा, और थीटा टू विल बी एल टू अल्फा इंटू एल टू इंटू सी टू हो गया। तो थीटा वन अपॉन थीटा टू विल बी इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू इंटू सी वन अपॉन सी टू। अब हमने क्या किया, लेंथ, इफ द कंसंट्रेशन एंड लेंथ बोथ आर डबल, अगर हमने दोनों को डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दिया तो क्या हो गया, दोनों को डबल कर दिया तो पहले हम लोग क्या करें, ऑब्जर्व रोटेशन निकाल लें यहाँ से, पहले अल्फा निकाल लो, पहले हम क्या करें, ठीक। तो जो अगर पहले हम इसे मान लेते हैं ये थीटा था, तो और इसे हमने डबल कर दिया थीटा वन को, थीटा वन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टू एल इंटू टू सी, यानी कि 4 टाइम्स थीटा वन, थीटा टू विद बी, है ना,
थीटा 2 जो होगा वो 4 टाइम्स थीटा 1 हो जाएगा, बोलो। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा कितने टाइम्स हो जाएगा ये पूछा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, बाकी सवाल खत्म हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे हैं। इसे देखने के लिए क्या करें, अब तुम्हें इसे देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो क्या करो कि पहले मॉलिक्यूल को तो ऐसा सच रहने दो, वो तो बढ़िया लिखा हुआ है। ये Cl हो गया, H हो गया, ये CH3 हो गया, ये Br हो गया और H हो गया। और हम लोग कितने नंबर ऑफ इंटरचेंज कर सकते हैं, हम लोग 2 नंबर ऑफ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल को देखना जरा क्या करें, C2H5 कर दें, H कर दें और यहाँ पे Br कर दें, और इसमें एक इंटरचेंज फर्स्ट IC लिख देते हैं। फर्स्ट इंटरचेंज क्या किया कि हमने CH2 को Br से इंटरचेंज कर दिया, C2H5 को हमने Br से इंटरचेंज किया, ऊपर वाले को नहीं छोड़ा। और सेकंड इंटरचेंज हमें करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमें सिमेट्री मतलब सेम रखना है मॉलिक्यूल को, तो 2 इंटरचेंज तो करना ही पड़ेंगे। तो Cl हो गया, H हो गया, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया Br, H और C2H5। ठीक है, तो ये सेकंड इंटरचेंज हो गया। तो ये क्या बिल्कुल पहले ऐसा बन गया क्या, ये दोनों कैसे हैं, ये आइडेंटिकल हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आइडेंटिकल। इन सारे शब्दों के मतलब ढूंढ के रखना, डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, एपिमर्स, एनोमर्स, इन सबके मतलब तुम्हें आने चाहिए। अब क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आ रही है तो इन दोनों में तो सेम ग्रुप जड़े हुए, तो ये नहीं कर पाएगा, ये नॉन प्लेनर है। अभी हम लोगों ने बताया था एलीन विद इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर है तो ये जीआई नहीं शो कर पाएगा। ये ऑड नंबर में है तो ये जीआई शो कर पाएगा। तो इसका अगर हम ए बी डबल बॉन्ड सी ए बी का अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए तो ए बी डबल बॉन्ड सी बी और ए कर दें, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। अगला सवाल कर रहा है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड। तो कायरल कौन सा, एक तो ये Cl है, मतलब इसे बना लो बड़ा सा चाहे, अगर तुम्हें ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है तो इसे बड़ा सा बना लो। तो ये कायरल है और ये भी कायरल है, चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगला क्या कर रहा है, अब हमसे कह रहा है कि हमें इसके कंपाउंड में क्या कराना है, इसकी टॉटोमेरिज्म करानी है। तो टॉटोमेरिज्म देखो कैसे कराएंगे, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे C14 भी है। हमने बेस लिया, तो बेस ने क्या किया, एसिडिक H को ले लिया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना दिया। जब निगेटिव चार्ज बनाया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, ये हो गया OH और यहाँ पे आ गया स्टार। ये रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा, ये स्टार हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। ठीक, अब एक काम ये भी हो सकता है कि ये क्या करे, ये OH ऊपर ले ले यहाँ पे और ये O माइनस हो जाए, ये वापस आए और ये इस पे चला जाए। देख रहे हो कितनी खूबसूरती से मॉलिक्यूल घूमता हुआ नजर आ रहा है, चलता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग गया वाटर से H। तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें मॉलिक्यूल में चलता फिरता भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच करा पा रहे हैं क्या, ऐसा कोई ऑप्शन हम मैच करा पा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन हम बी मैच करा पा रहे हैं, तो आंसर को हम बी लिख देंगे। आराम से लिखना है। तो ये तुमने देखा कि कैसे एक अल्फा हाइड्रोक्सी इनॉल कैसे कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये सवाल इसलिए था। अगला सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो बेस कैटलाइज्ड एक्सचेंज इन वाटर इवन दो इट हैज अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है ये तो कर लेगा, इसमें भी इसमें तो अल्फा H ही नहीं है और इसमें है होना चाहिए H, तो ये तो गलती हो गया, केवल ये बचा और ये बचा। और ये कह रहा है डज नॉट, तो ये तो कर ही लेगा, तो कौन सा आंसर आ गया, बी। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा पे H तो है यार देखो, लेकिन ये कैसे हैं, ये ब्रिजहेड हाइड्रोजन है, ये कैसे हैं, ब्रिजहेड हाइड्रोजन है। ब्रिजहेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्रिजहेड हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है कि अल्फा पे जो H लगा हुआ है वो ब्रिजहेड हाइड्रोजन है, और ब्रिजहेड हाइड्रोजन को निकालने से क्या होता है, मतलब हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ब्रेड्स रूल काम करता है। क्या करता है, ब्रेड्स रूल काम करता है, जो कहता है क्या कि ब्रिजहेड कैन नेवर बी sp2, ब्रिजहेड कैन नेवर बी
sp2। ठीक, अगला देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, एक कार्बन से दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, लेकिन OH OH से कर सकते हैं, तो ये तो शो कर देगा, कर देगा। मतलब अगर चाहो तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये OH हम मान लें दोनों ऊपर है, ये दोनों OH मान लेते ऊपर है, तो एक क्या बना दो, एक नीचे बना दो और एक ऊपर ही रहने दो। यहाँ पे COH आ गया, तो ये दोनों क्या बन गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। ये तो कर ही देगा यहाँ से भी, इसे चाहो दोनों को ऊपर बना दो और Br को क्या कर दो, एक को ऊपर ही रहने देता है और एक को नीचे कर देता है। ये नहीं कर पाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कर सकता है, इसमें रिंग को क्या कर सकते हैं, ऊपर, चारों को ऊपर कर दो या एक को किसी को नीचे कर दो, है ना। तो आ जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो 1 2 का 4 हो गया ये तो, है ना। चलो अब असर्शन रीजन पे आ गए। असर्शन रीजन क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन कायरल कार्बन एटम्स कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो गलत बात है। हम लोगों ने एलीन का एग्जाम्पल देख रखा है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ओनली व्हेन इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज आई irrespective of the fact that it contains chiral carbon or not। तो ये बहुत लोगों की डेफिनेशन को सही करने वाला assertion रीजन है, जो लोग कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड कायरल हैं जिनमें क्या होना चाहिए, जिनमें कायरल कार्बन होगा वही कायरल कंपाउंड कहलाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी से कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगला क्या करा, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ये तो बात बिल्कुल सही बात है। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन है, डायस्टीरियोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर हम एल्कीन्स को देखें, ट्रांसोसिस एल्कीन, ये भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं और बिल्कुल ही ऑप्टिकली एक्टिव होना इनके लिए जरूरी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, अगला क्या करा, अगला कह रहा है कि इनॉल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन। तो 135, यार ये अल्फा लिखा हुआ है, अगर नहीं पढ़ने में आ रहा तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है, 35 ट्राइओन है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इज मोर स्टेबल इन कीटो फॉर्म देन इट्स इनॉल फॉर्म। अब हमसे क्या कह रहा है कि इनॉल फॉर्म ऑफ दिस, अभी इसकी इनॉल फॉर्म बनाओ, इसकी इनॉल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, रिसोर्सनॉल बन जाएगा। तो ये तो मोर स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है, तो ये तो सही बात है। इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, ये भी सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वुड बी कि इट इज एरोमेटिक, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्या कि ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड है, एग्जिस्ट इन 4 स्टीरियोआइसोमर्स, 2 ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड व्हाइल अदर 2 आर मेसोफॉर्म। तो ये हमें स्टेटमेंट सही है या गलत बताना, ये बताना है। तो बना लो इसकी ड्राइंग। ये COH हो गया, यहाँ पे H OH 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 H और H। इसमें 3 कायरल कार्बन है, लेकिन एक बीच वाला सूडो कायरल है। ये क्या है, ये सूडो कायरल है, जो कभी कायरल है कभी कायरल नहीं है। तो इसके लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं 2⁻n−1 माइनस 2⁻, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो ये हो जाएगा n-1/2, हो जाएगा 2⁻³ - 1 माइनस 2⁻³ यानी कि 2⁻2 - 2⁻1 यानी कि 2 आ गया। तो ये तो सही लिखा है, 2 4 बनेंगी टोटल, और कितने हो जाएंगी, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये भी सही कह रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, मैंने सूडो कार्यल से बताया, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन मिथाइल एसिटामाइड इनटू 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स 1 एंड 2। ठीक है, बिल्कुल ये तो बात सही है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने से रोटेशन कैसा होगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा,
वन सही आ जाएगा। और कह रहा है रोटेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे? इसका आंसर ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंगल करेक्ट कंप्लीट हो गए। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। अब हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे आकर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन, आइसोमर्स को हटाना है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड शोन बिलो। तो इसमें कितने कायरल, जिसके कितने एन से, एक, इसकी वजह से दो और इसकी वजह से तीन। तो एन की वैल्यू 3 आ गई। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ जी आईज अगर हम देख लें तो 2 raised to the power n होता है, यानी कि 2 raised to the power 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि एक ये ऊपर हो सकता है दोनों, और एक बारी एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है, तो पूरे उसे एक हमने सेंटर माना है ना। स्टीरियोजेनिक एरिया देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सेंटर्स नहीं देखते, स्टीरियोजेनिक एरिया देखते हैं अपन लोग, है ना। स्टीरियोजेनिक एरिया देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस गिवन कंपाउंड। अब ये कंपाउंड आ गया बाइफिनाइल जैसा, जिसमें इसकी रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये भी पूरा एक कंपाउंड एक पूरे सेंटर की तरह गिना जाएगा। तो ये हो गया एक एरिया, ये हो गया कायरल सेंटर, और ये पूरा एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? एन की वैल्यू इसके लिए भी 3 आ गई, तो 2 raised to the power 3, यानी कि इसके लिए भी 8 आंसर आ गया। यहाँ से जी आई होगी, ठीक, और यहाँ से दोनों से ओ आई हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी isomers including stereo contains only saturated carbon for C5H10। अब C5H10 कह रहा है और हमें सैचुरेटेड बनाने हैं। सैचुरेटेड बनाने का मतलब जो डीबी ये इसकी, वो डीबी कितनी आ गई? डीबी का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन बाई टू। तो ये हो गया 5+1 माइनस 10/2, यानी कि 1 आ गया। और अगर हमसे कह रहा है कि पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, सैचुरेटेड कार्बन है, तो ओनली साइक्लिक बनाने हैं हमें। ओनली साइक्लिक बनाने तो बनाते हैं 5 कार्बन वाले। ये बन गया एक, पहले सारे 3 मेंबर के ही बना लो। ये बन गया 2, ये बन गया 3। अब 3 मेंबर के इससे ज्यादा नहीं बन सकता, तो ये बना लिया क्या? 4, ठीक, और ये बन गया 5। तो ये तो बन गया स्ट्रक्चर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने? स्टीरियो आइसोमरिज्म इसमें तो एक बना, इसमें भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ठीक, 2 हो गए। इसमें जब देखोगे तो इसमें टोटल 3 बन जाएंगे। 3 कैसे बनेंगे जरा देखना भाई। सवाल देखने में सरल है, लेकिन घाव करे गंभीर वाली बात है कि CH3 और H बन जाएगा। CH3 और H बन जाएगा। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें POS आ जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक। OIA का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसका जब दूसरा सगा भाई बनाओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका, तो CH3 ऊपर आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, और इसमें H और CH3 आ जाएगा। तो इसकी क्या हो गए, प्लस इसका इनैंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा। तो इससे 2 बनेंगे, तो टोटल 3 बन गए। तो 3 2 5, एक 6 और एक 7। तो आंसर अगर तुमने 5 लिख दिया बाबूजी तो गलत हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर गलत आया था इसका, क्योंकि हम लोगों ने स्टीरियो नहीं पढ़ पाया। ये बिल्कुल कमेंट करके बताने की जरूरत है आपको। अगला क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस। अब ये कंपाउंड अगर पूरा खोल के भी लिख लो तुम, तो कह रहा है CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर आ गया CH3। तो एंड ग्रुप सेम है इसमें, एंड ग्रुप सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल है। तो ये हो गया N1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो N की वैल्यू हो गई 3। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power n+1/2, ठीक, -1। P-1 होता है ना जनरल फॉर्मूला, तुमने याद किया हो, 2 की पावर n-1 प्लस 2 raised to the power P-1, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी? n+1 हो जाएगी, ठीक, सही है। तो लिख दो जरा ऐसे, 2 raised to the power 3-1 प्लस 2 raised to the power 2 -1, यानी कि 2 raised to the power 2 प्लस 2 raised to the power 1, यानी कि आ गया आंसर कितना? 6, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रोफाइल्स। हमें इलेक्ट्रोफाइल्स फिर से ढूंढने हैं, देखते हैं इसे। इलेक्ट्रोफाइल जब ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि नो एम्प्टी ऑर्बिटल। ये तो हम लोग पहले शुरुआत से ही बात की थी। PH4 में वेकेंट d ऑर्बिटल है,
वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल है। SiCl4 में भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 प्लस तो एम्प्टी ऑर्बिटल है और सिंगलेट कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन और SO3 में भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, सब में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं और इसमें क्या है MTP है। ठीक, मतलब वो तो तुम्हें ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है ना सिंगलेट कार्बन में, ये बनाया था हम लोगों ने जो। और CH3 प्लस में भी MTP ऑर्बिटल है तो टोटल आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अगला देखो, अगला सवाल यार थोड़ा सा रिएक्शन वाला आ गया है, सॉरी, है ना, थोड़ा सा रिएक्शन वाला सवाल आ गया है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट सी देखते हैं, चलो देखते हैं, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हो इसे। LiAlH4 से क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। LiAlH4 से क्या होगा? रिडक्शन होगा इस कंपाउंड का। LH जो लिखा हुआ है LiAlH4 क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके क्या बना देता है? सबको अगर समझ में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। CH2OH और CH2OH बना देगा। पीसीसी से क्या होगा? पीसीसी क्या करता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन। अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें इस सवाल को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर ड्रॉपर हो और तुम 12th में हो तो तुम्हें ये सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए और इसका सही आंसर निकाल के कमेंट करना चाहिए कि हाँ सर ये सही आया था मेरा। और इसकी रिएक्शन जब NH2 से होगी तो तुम बिल्कुल इसमें वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कराने की मत सोचना, क्योंकि ये CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 आ जाएंगे सवाल में, 3 इसके और 2 इसके। मतलब अगर इसे सही से बना दें थोड़ा हम, तो ये बन गया 5 बॉन्ड आ गए इसमें। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 0.092 grams of a compound with molecular formula C3H8O3 on reaction with an excess of CH3 MgI gives 67 ml of CH4 at STP. The number of active hydrogen present in the molecule is। अब हमसे कह रहा है कि मोल्स ऑफ कंपाउंड, हमारे मोल्स ऑफ CH4 कितने आ रहे हैं? मोल्स ऑफ CH4 इवॉल्व निकाल लेता है। 67 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर से इंटू 10⁻³ कर दें। तो 67 से अगर हम इसे डिवाइड करें 10⁻3, हाँ ठीक है, तो 67 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.003 मोल्स आ जाएगा। ठीक, 12 22 66 हो गए और 67 के लगभग 67.2 आ जाएगा, तो इसे 0.003 लिखने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया? मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया C3H8O3, यानी 12×36 प्लस 8 प्लस 48, तो 36 8 44 48 92 हो गया। ठीक, 92 ग्राम आ गया। तो मोल्स ऑफ कंपाउंड कितना आ गया? मोल्स ऑफ कंपाउंड जो आ गया अपने पास में वो आ गया 0.092 डिवाइडेड बाई 92, तो ये आ गया कितने? 0.001 मोल आ गया। तो हमने क्या किया कि कितने हमारे पास CH4 निकल रहे और कितने मोल से, तो 1 मोल से 0.001 मोल ऑफ कंपाउंड गिव्स 3 मोल 0.003 मोल्स ऑफ CH4। तो इसका 1 मोल से कितने आएंगे? 3 मोल्स ऑफ CH4 आ जाएंगे। बोलो, 3 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या है? 3 एक्टिव H, 3 एक्टिव और एसिडिक H। ठीक, 3 एक्टिव और एसिडिक H आ जाएंगे, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा, तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच लिबरेट CO2 फ्रॉम रिएक्शन विद NaSCO3 इन द सॉल्यूशन। तो NaSCO3 से कैसे रिएक्शन करते हैं? देखो, एनी एसिड which is more acidic than para-nitrophenol will liberate CO2 on reaction with NaHCO3। तो SO3H तो कर ही देगा, COH भी कर देगा। ये OCH3 वीक हो गया, OH ये वीक हो गया। ठीक, और ये इसका नाम क्या है? ये बेटा स्क्वायरिक एसिड है। ये क्या है? ये स्क्वायरिक एसिड है।
ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और ये कैसा है, एरोमेटिक भी है। ठीक, तो ये भी हो गया। तो आंसर कितने आ गए, 1 2 3 आ गए, तो आंसर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल पूछ रहा क्या, अगला कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। एनिलीन से स्ट्रॉन्गर बेस हमें चाहिए, है ना। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से बढ़ती है, तो ये तो लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, तो ये तो एरोमेटिक कर रहा है। ये नाइट्रोन का लोन पेयर दो जगह बिजी हो गया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये नाइट्रोन ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर कर रहा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इसमें OCH3 प्लस आई लगा रहा, तो ये प्लस एम लगा रहा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर बढ़ गया, तो ये ज़्यादा हो गया। ये इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो इसलिए हो गया। CN का तो बेकार है लोकलाइज होने के बाद भी, क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसलिए बेकार हो गया। CH3 से प्लस आई इफेक्ट लगा, तो ये हो गया। NH2 तो ये बिल्कुल रेजोनेंस ही नहीं करा, तो ये हो गया। और ये भी एलिफेटिक है, तो ये भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। तो आंसर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, आंसर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द सल्फर estimation 0.471 grams of organic compound give 1.44 grams of barium sulfate, calculate the sulfur in the compound। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32/233 into mass of barium sulfate, mass of barium sulfate divided by mass of organic compound, mass of organic कंपाउंड। यार गला थोड़ा सा खराब हो गया, बहुत लंबी कल क्लास ली थी। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं अल्कोहल ईथर फिनॉल, बताना जरा मेरे को, है ना। तो ये हो गया 32/233। 233 क्या है, मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। मास कितना आ गया, 0.471 ग्राम, सॉरी 1.44 ग्राम अपॉन 0.471 इंटू 100। भाई सबको गुणा भाग कर देना, 41.98% के लगभग आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 42% लिख देंगे, तो 42 आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में 50 सवाल लगाए, और इसके PYQ सीरीज भी जल्दी से हम लोग करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और ये बच रहा है, ये मेरे को पता है, ये फटाफट आ जाएगा, टेंशन मत लो। आज इसे कर लो, क्योंकि हम लोग का आज का शेड्यूल था, इसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग और GOC के PYQs भी डाल देंगे। बस तुम्हारा काम ये है कि कम से कम एक बंदे को ब्रांड एम्बेसडर बन के अपने ग्रुप में, अपने शहर में डेक्स्टर कैंप को फैलाना है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग द वर्ड। ठीक है, चलो बाय।